तो एक डिमोटिवेशन सा आ जाता है कि मुझे अच्छे टॉपर्स स्टूडेंट के साथ फाइट करना है। खुद से देखा सुना है कि उन्होंने शादी हो गई है और उसके बाद वो वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा। सबसे पहले मैं स्टूडेंट विंडो को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया और मुझे आप सबसे अपने अनुभव साझा करने का अवसर दिया। अपने बारे में मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश हायर कमीशन से होने वाली परीक्षा के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। अपनी अकादमिक शिक्षा की बात करूँ तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और पीएचडी मुंबई विश्वविद्यालय से चल रही है। अब अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करूं तो सबसे पहले मैंने एनवीएस पीजीटी की परीक्षा क्वालिफाई की, उसके एनवीएस पीजीटी के पद पर नियुक्त हुई। उसके बाद मैं यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी मैंने उत्तीर्ण किया। डीएसएसबी टीजी के पद पर भी मैं नियुक्त हुई। हायर कमीशन की बात करें, हायर डिग्री की बात करें तो मैं उत्तर प्रदेश जीडीसी की परीक्षा भी मैंने उत्तीर्ण की। वहाँ मैंने साक्षात्कार नहीं दिया क्योंकि उसके पूर्व ही मेरा उत्तर प्रदेश हायर कमीशन के अंतर्गत मैं नियुक्त हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने हिमाचल प्रदेश कमीशन से भी मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, साक्षात्कार में नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। इतनी लंबी बात आपको बताने का महज उद्देश्य इतना था कि जो मैं आपसे बात शेयर करने वाली हूँ वो यही है कि इतनी लंबी जो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की जो यात्रा मैंने जो तय करी है 3-4 सालों की, इस यात्रा के दौरान मैंने क्या क्या समझा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन मेरे हुए, क्या मैंने अनुभव किया कि परीक्षा की तैयारी में किस तरीके से अप्स डाउन जो आते गए उसको किस तरीके से फेस किया, मैं वो आपसे सबसे साझा कर रही हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी, कोई बुक लिस्ट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो बुक मार्केट में बहुत सारे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार चूज़ करिए, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है और स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। बस डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा किसी को शायद जल्दी समझ में आता है, किसी को शायद देर, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने कंपटीशन की इस यात्रा में, मैं वो सारी बातें आपसे साझा कर रही हूँ। शायद ये सारी बातें आपको कुछ मोटिवेट करें या फिर हेल्प करें। सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहती हूँ आपसे वो ये कि अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षा दोनों कई मायने में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई बच्चे अकादमिक में उतने अच्छे नहीं होते हैं, उनके क्लास में नंबर उतने अच्छे नहीं होते, उनके परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं होती, मेरिट बहुत हाई नहीं होती है, तो एक डिमोटिवेशन सा आ जाता है कि मुझे अच्छे टॉपर्स स्टूडेंट के साथ फाइट करना है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल इस बात से ना घबराएं। आपके जहाँ आप अपने अकादमी परीक्षा, अपने कहते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को ख़त्म करके आप कंपटीशन में उतर रहे हैं, तो वहाँ से आप और साथ में आपके क्लास का कोई भी टॉपर है वो बराबर ही हो जाता है। वहाँ से आपको मेहनत फिर से करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपकी अकादमी परीक्षा में परसेंटेज मेरिट बहुत अच्छी नहीं भी है तो ये आप बिल्कुल, इसके लिए आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वापस से आपको कंपटीशन के लिए नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं खुद भी अकादमिक परीक्षा में बहुत अच्छी नहीं रही। मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैं बॉर्डर के इस पार ज़रूर हो जाती थी, लेकिन कभी मैं उस पार नहीं गई। तो ये मेरा अपना अनुभव है। पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे किस फील्ड में तैयारी करनी है या फिर मेरा स्ट्रेंथ क्या है, चीज़ें क्या है। लेकिन धीरे धीरे सेकेंड ईयर तक आते आते मुझे समझ में आया कि मुझे नेट देना चाहिए, जेआरएफ देना चाहिए, उसकी तैयारी मुझे करना चाहिए। तो काफ़ी देर हुई। तो एक बात समझ लें कि जब आप समझ जा रहे हैं कि आपको करना क्या है, तब से आपकी तैयारी का पीरियड शुरू हो जाता है। इसको बिल्कुल और लोगों से तुलना ना करें। आपकी अपनी तैयारी अपना 100% मायने रखता है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपनी कमज़ोरी और स्ट्रेंथ दोनों को समझिए। किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करने के अलावा, किसी का और का टाइम टेबल शेड्यूल देखने के अलावा, पहले आप अपनी कमज़ोरी समझिए, अपना स्ट्रेंथ समझिए, आप किस में ज़्यादा दे सकते हैं, किस में कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कंपटीशन में बनाए रखने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि सामंजस्य बनाए रखिए। परिस्थितियों से सामंजस्य आपका ज़रूर होना चाहिए। खासकर ये बात मैं लड़कियों के लिए ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, कब उनका रुक गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले उनकी कंपटीशन की तैयारी अफेक्टेड होती है। कभी उन्हें घर जाना पड़ता है या फिर कभी पढ़ाई ब्रेक करनी पड़ती है। तो इस तरह के सिचुएशंस आपके साथ आ सकते हैं। हम लोग के साथ भी कई दफ़ा आते हैं कि कभी ना कभी कि पढ़ाई में ये चीज़ें कभी कभी ब्रेक हो जाती हैं, तो फिर ऐसा मन हो जाता है कि क्या मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ये बिल्कुल नहीं है। आप अपना सामंजस्य अपनी परिस्थितियों के साथ बनाए रखिए। तैयारी एकदम से ड्रॉप नहीं करनी है। हो सकता है कभी कम समय मिले, कभी ज़्यादा समय मिले, तो उसको मेंटेन करके साथ में चलना है। और क्योंकि आप जब भी आप तैयारी कर रहे हैं वहीं से आपकी तैयारी शुरू हुई है। ये मेरी चौथी बात है। और शिक्षा विभाग की शिक्षा के क्षेत्र की बहुत अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में देरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब आपको लगता है कि तैयारी आप करना चाहते हैं, जब आप करें। कई दफ़ा ऐसी कई लोगों को मैंने खुद से देखा सुना है कि उन्होंने शादी हो गई है और उसके बाद वो वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उन्होंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया है और सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई उम्र की लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतने समय तक ही तैयारी करनी है। स्कोप बहुत है, आप काफ़ी समय तक भी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए देरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस फील्ड में। आप जब से आपको लगता है कि आप तैयारी प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हैं, तब से आप स्टार्ट कर दीजिए। बस ये है, डिमांड है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार आपको पढ़ना चाहिए। कुछ घंटे इसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ। आप बस रोज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपना पुश करिए, अपने लिमिट को पुश करिए, अपनी सीमा को खुद बढ़ाइए। क्यों कभी होता है ऐसा कि मन नहीं लगता पढ़ने में, रेगुलर रोज़ मन नहीं लगता पढ़ने, या हम कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हैं तो उसको पढ़ने में हमारी रुचि नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आपका कभी मन करना लगेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था कि मेरा मन, अगर मैं 10 दिन 12 दिन नहीं पढ़ी होती थी, उसके बाद मेरा मन बहुत कम लगता था पढ़ने में। लगता था कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़े और फिर बहुत ज़्यादा होता था। तो अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करना पड़ता है, ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है, अपने दिमाग को समझाना पड़ता है कि नहीं, ये जो हमारा जो करियर है, हमारा जो गोल है, वो हमारे लिए ऑक्सीजन है। इतनी इम्पोर्टेंस जब उसकी हमारी लाइफ में होगी जितनी इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन की है, तो शायद हम उस गोल के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, आपके रास्ते उतना ही खुलते हैं। फॉर्चून्स फेवर्स द ब्रेव, मैं ये हमेशा फॉलो करती हूँ। मुझे हमेशा लगता भी है कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो कभी रास्ते बंद नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आप अपना काम करिए, अपना 100% दीजिए, अपने लगातार कंटिन्यूटी से आप मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। एक माझी द माउंटेनियर मैन का लाइन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन मुझे खुद बहुत मोटिवेटेड करती थी कि करना ही है, लास्ट ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हो सकता थोड़ा पहले मिले थोड़ा बाद मिले, लेकिन मिलना है। ये चीज़ें अपने दिमाग में आप खुद से बात करिए, खुद को करिए। किसी और से पहले प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपने से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, ज़रूर रास्ता निकल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट बात मैं कहना चाहती हूँ वो कंपटीशन देने वाले छात्रों से ही नहीं, उनके अभिभावकों से, सहपाठियों से, दोस्तों से, सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा या फिर जो भी पर्सन तैयारी कर रहा है, उन पे बिलीव रखिए, उन पे अपना विश्वास बनाए रखिए, उनका साथ दीजिए और उनके फेलर को या फिर उनके सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट की थी। मेरे माता और पिता दोनों ने मुझे बहुत सहयोग किया। मेरे पिता स्टेप बाय स्टेप मुझे हर चीज़ पे सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे मेरे डिसीज़न लेने के लिए छोड़ा। जब मैं पहली जॉब मैंने पाई थी NVS PCT की 2017 के लास्ट में लगभग,
तो उस समय बहुत कंपटीशन का ज़माना है, बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं, तो सब ने मुझे ये किया था कि ज्वाइन करना है, बट मेरा अपना मन नहीं था जो कोई भी जॉब ज्वाइन करना, कि मेरा टारगेट ये था, तो मैं नहीं करना चाहती थी। कई सारे लोग बोलते थे कि नहीं कर लेनी चाहिए, एक डर है, पहली जॉब है, छोड़ना नहीं चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मेरे फादर ने मुझे ये मौका दिया कि ठीक है, योर विश, कि तुम्हें अगर खुद पे भरोसा है कि तुम कर सकते हो तो करिए। मैं रिस्क लेने को नहीं कह रही हूँ कि आप रिस्क, हर किसी को अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से हर बंदा रिस्क ले सकता है, तो थोड़ा तो रिस्क आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। और अपने जो पेरेंट्स हैं जो वो हैं वो आपको हमेशा साथ रखेंगे। पेरेंट्स का साथ होना, अभिभावकों का साथ होना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि मैं बहुत मोटिवेटेड होती थी उनसे अपनी बात कहकर। अगर मेरा कोई फेलर भी होता तो भी मैं कह देती थी कि हाँ मुझे नहीं आता है, मेरा नहीं हुआ इस बार, तो अगली की तरफ से बहुत अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि तो मुझे लगता है कि नहीं, एक बार मैं और कोशिश कर सकती हूँ, मेरा होगा। और फाइनली जा कर के मेरा हो भी गया। फाइनली जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी मुझे वो मिल भी गया। अभी भी मैंने लिखना और पढ़ना छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो आपका इंटरेस्ट की बात होती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़रूरी है कि पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेटजी, शेड्यूल और पढ़ने के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी जो आपके दिमाग में हो, ध्यान में होनी चाहिए हमेशा। मैं खुद तैयारी जब करने लगी, अब आज भी जब मैं बाकी बच्चों को तैयारी करते हुए देखती हूँ तो चूँकि काफ़ी सारे लोग हेल्प मांगते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ हेल्प करिए, तो इसके लिए मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, हिंदी नारी से। मैं चैनल से कहूँगी कि अगर हो सके तो वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दें, जिससे आप सबको भी इस आज वीडियो के अलावा भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उस चैनल के माध्यम से मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई डिस्कशन एडवाइस आपको स्टडी के लिए चाहिए जो मैं दे सकती हूँ, जिस योग्य में हूँ मैं वो आपको आप लोग को वहाँ पर दे सकती हूँ। आखिर में अपनी बात प्रसाद जी के इस लाइन से ही कहना चाहूँगी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। लगातार बने रहिए, डटे रहिए, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक थकना नहीं है। शुक्रिया।